की जाती है। टेम्परेचर में 1 यूनिट चेंज लाने के लिए हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच मे बी रिकॉर्डेड आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ n एटम्स, मतलब कोई भी एटॉमिक ऑसिलेटर का जो सिस्टम है वो आइडेंटिकल या डिस्टिंग्विश है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर सकता है। हीट कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन मॉडल। आइंस्टाइन मॉडल ने हीट कैपेसिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि आइंस्टाइन जो है जिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जिन एटम्स के साथ ट्रीट करता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है। मतलब ये एटा सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबके साथ एक जैसे ही ट्रीट करता है। एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हमारे पास है EV=H V+1/2। जो हमारे पास यहाँ पे V है उसकी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2। Assuming the oscillators are in thermal equilibrium at temperature T, the partition function for a single oscillator is, ये हमारे पास मैथमेटिकल जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास क्या है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T द पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिंगल ऑसिलेटर। ये शो कर रही है कि सिंगल ऑसिलेटर की प्रॉपर्टी को। द मेन एनर्जी पर ऑसिलेटर जो होगी हमारे पास म्यूजिकल टू, ये हमारे पास पूरी इक्वेशंस होगी जो कि यहाँ पे मेंशन। द फर्स्ट टर्म अबव HV/2 हमारे पास इज सिंपली जो है 0 पॉइंट एनर्जी है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकलती है द एनर्जी ऑफ द 3n ऑसिलेटर्स इन द n एटम सॉलिड इज गिवन एज। यहाँ पे जो हमारे पास है ये हमारे पास है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये जहाँ पे हमारे पास जो x है HVE/kT = हमारे पास θE/T है। जो हमारे पास यहाँ पे θE है वो हमारे पास है आइंस्टाइन टेम्परेचर विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच सॉलिड। ये हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। एंड रिफ्लेक्ट्स करता है रिजिडिटी ऑफ द लैटिस को। और हाई टेम्परेचर लिमिट जो है इसमें T ग्रेटर देन होता है θE से, यहाँ पे जब हम x भी हमारे पास लेस देन होगा 1। द आइंस्टाइन हीट कैपेसिटी रिड्यूस करती है टू CV = 3n/K। ओके। और जहाँ पे लो टेम्परेचर लिमिट है वहाँ पे हमारे पास जो है T लेस देन है θE के, और हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास T ग्रेटर देन है θE के। इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि मतलब यानी कि C भी 0 है तो इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास जो T है वो भी 0। ये कंडीशन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी होती है। हमारे पास है आइंस्टाइन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू HW/kB, और यहाँ पे हमारे पास फॉर टेम्परेचर सच है तो हमारे पास kBT ग्रेटर देन H0 तो हम इसे लिख सकते हैं E की एक्सपोनेंशियल H0 -1 approximately equal to 1। We get equation E bar is equal to 1/2 H0 plus kBT approximation equal to kBT। Thus at high temperature the average vibrational energy is the same। तो वो कहते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो वहाँ पे एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो हमारी सेम होगी, जो कि ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी, जहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास गिवन है। यहाँ हाई टेम्परेचर की जब बात हो रही है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है CV की 3n/kB 1 + H0 के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारे पास जो टर्म है जहाँ पे लार्ज T, मतलब अगर टेम्परेचर हमारे पास हाई है तो हमारे पास ये जो टर्म है फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है H0/kBT, ये गोज़ टू 0 हो जाएगा, मतलब 1 के इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें हासिल होगा CV = 3R। तो यहाँ पे जो n है वो हमारे पास इक्वल टू है n = n अल्फ़ा। तो लो टेम्परेचर बिहेवियर में कह रहा है इन शोज दैट एट लो टेम्परेचर द एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एक्सपोनेंशियल विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रही है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कहता है कि T जो है हमारे पास लेस देन है θE के। द हीट कैपेसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू है, तो हमारे पास ये जो टर्म है फैक्टर है E एक्सपोनेंशियल -θE/T, तो इसकी हीट कैपेसिटी जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रही है हीट कैपेसिटी।
तो अगर इसके बढ़ने से उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। अगर वो कम होती है तो हीट कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, अगर वो ज़्यादा तो हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। विच इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर है। हाउ एवर एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड टू वेरी एज T3 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। तो बहुत सारे सॉलिड्स में जो T है हमारे पास वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है आइंस्टाइन मॉडल। जो आइंस्टाइन मॉडल है, यहाँ पे हम T/θ/E जो ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और हमारे पास जो CV है वो हम ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो वो ये बता रहा है कि जो आइंस्टाइन मॉडल है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो वो बेहतर एक्सप्लेन करता है हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर के साथ क्लासिकल थ्योरी की निस्बत। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एटॉमिक ऑसिलेटर इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकता है एट सेम फ्रीक्वेंसी। इस ग्राफ में जो T/θ/E है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और हमारे पास C वाई एक्सिस है। तो इसमें ये मेंशन है, इसे ये क्यों बनाया गया, इसे इसलिए बनाया गया कि ये वो शो कर रहा है कि जो हमारे पास आइंस्टाइन मॉडल है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर के साथ, और जो यहाँ पे एटॉमिक ऑसिलेटर है जो वाइब्रेट करता है इंडिपेंडेंटली, वो एट सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर सकता है। यहाँ पर ये फिगर जो शो कर रही है इसमें है कि इट बिहेव लाइक मैस फ्री व्हेन इट मूव और ऑसिलेट एट मेन पोजीशन एंड ऑसिलेट द वेव। वी यूज द एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस वर्क and pass the traveling wave in longitudinal traveling wave parallel to the plane. In transfer mode the motion of a traveling show करता है हमारे पास म्यू एस इज इक्वल टू, हमारे पास होता है म्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा एस के ए एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के ए। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है, दिस इज़ अ डिफरेंस इक्वेशन इन द रिप्लेसमेंट म्यू एंड हैज़ ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे जो हमारे पास C है वो फोर्स कांस्टेंट है और U एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और हमारे पास यहाँ पे जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। वेयर A इज़ द स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स एंड K इज़ द वेव वेक्टर। और हमारे पास first understand the wave, then mode, then we have to use the traveling wave. We take one dimension maybe x। अगर हम x को लेते हैं, वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है 1 0 0। in 1 0 0 we have only studied the only SCC, no not BCC and not FCC। यहाँ जो ग्राफ दिया गया है वो हमारे पास है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेंज के लिए। जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए है। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन इज़ द बाउंड्री कंडीशन इन विच वी स्टडी और अंडरस्टैंड द लेटेस्ट वाइब्रेशन एंड फर्स्ट मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम। K is equal to plus में pi/1 pi/a। in first brilliant zone we have minimum and maximum frequency। जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर इलास्टिक वेव देखते हैं इस फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, तो हमारे पास जो आता है ओनली दोज इन द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव प्लेन्स इज गिवन बाय। इसमें 2 सक्सेसिव प्लेन्स दिए जाते हैं एट द बाउंड्रीज K मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस pi/a ऑफ द ब्रिलियंट जोन। द सोल्यूशन हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा एस के। डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्मॉल वैल्यू के ऊपर ऑफ के फेज वेलोसिटी जो है 5000 मीटर पर सेकंड है। तो कैलकुलेट हम करते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी जोन बाउंड्री के ऊपर क्या होगी। ये हमारे पास गिवन डेटा है, फाइंड करते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ओमेगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर के है, तो ओमेगा इज इक्वल टू है फेज वेलोसिटी के। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो हल करने के बाद जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो कहा जा सकता है एज वी नो द फेज वेलोसिटी इज ओमेगा ओवर के इक्वल टू द फंक्शन ओमेगा के विच गिव्स ओमेगा एज फंक्शन ऑफ द के इज नोन एज डिस्पर्शन रिलेशन। इफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के देन द ग्रुप वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फेज वेलोसिटी। थैंक यू।